हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल की इस क्लास में, जो कि हम पहले से कंटिन्यू करते आ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को लेके, उसी में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, आपको याद आ गया होगा कि इस पीपीटी पे हम पहले भी 2 वीडियोस बना चुके हैं। जैसे जैसे मैं स्लाइड आपके सामने ओपन करते जाऊंगी, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस टेबल पे भी हमने पहले भी चर्चा की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड थ्योरीज में हम 2 भागों में ट्रेड थ्योरीज को बांटते हैं। मर्केंटलिज्म हम पढ़ चुके हैं और उस पर काफ़ी विस्तार से एग्जाम्पल से हमने समझने का प्रयास किया कि वणिकवाद किसे कहते हैं। और आज के युग में यह नववणिकवाद के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें विभिन्न देश जो हैं वो संरक्षणवादी व्यापार नीति अपनाते हुए अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अब हम जहां हमने छोड़ा था, हम वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं कि 1776 में एडम स्मिथ, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं, उनका एक प्रमुख ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। आप सभी उसके नाम से अच्छे से परिचित हैं, जिसे शॉर्ट में हम द वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। और इस ग्रंथ का पूरा नाम एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इसका पूरा नाम था। और उस समय के हिसाब से अर्थशास्त्र के पहले ग्रंथ के रूप में इसे बहुत चर्चा हासिल हुई। और इसमें जो है मुख्यतः व्यापार सिद्धांत के रूप में जिस नीति का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया, उसे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी या एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कहते हैं। हिंदी में इसे निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो पहली बार स्मिथ ने ही मुखर रूप में, यानी प्रमुख रूप में, प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति का विरोध किया, जो कि वणिकवादियों ने अपनाई हुई थी कि सिर्फ निर्यात करें और आयातों पर प्रतिबंध लगा दें, आयात कम करें ताकि कोई भी देश जो है वो समृद्ध बन सके। लेकिन एडम स्मिथ ने इसका विरोध किया और स्वतंत्र व्यापार प्रणाली और बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे पहले समर्थन किया। स्मिथ के अनुसार स्वतंत्र व्यापार तब स्थापित होगा जब स्वतंत्र बाजार प्रणाली स्थापित होगी। बाजार या मार्केट किसे कहते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि हम बाजार जाते ही हैं। हम गंगानगर के हिसाब से कहें तो तय बाजारी जाते हैं। इधर हम न्यू क्लॉथ मार्केट जाते हैं, वो भी एक बाजार है। लेकिन ये बहुत सतही बातें हैं। एक आम आदमी का उत्तर इस प्रकार का हो सकता है। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए बाजार वह स्थान है जहां मांग और पूर्ति दोनों शक्तियां एक साथ पाई जाती हैं। यानी कि किसी वस्तु की या किसी उत्पादन के साधन की मांग करने वाली शक्ति भी वहीं उपस्थित होती है और उसकी पूर्ति करने वाली शक्ति भी उसी एक स्थान पर एक समय में उपस्थित होती है। उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। तो स्मिथ के अनुसार जो है वो स्वतंत्र व्यापार जो है जब स्थापित होगा तो उससे डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का लाभ विभिन्न देशों को मिलेगा। अब श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन में परीक्षा में आ सकता है। इसी से जुड़ा हुआ है व्यापार में विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों ही चीजें अभी हम स्पष्ट करेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो स्मिथ के अनुसार विशिष्टीकरण उसे कहेंगे कि जब कोई भी देश उस वस्तु के उत्पादन में अधिक ध्यान लगाएगा या अपनी अधिक विशिष्टता के साथ उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिसे वह सबसे कम श्रम लागत पर
तैयार कर सकता है या निरपेक्ष रूप से सबसे कम श्रम लागत पर तैयार कर सकता है, उसे ही निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा देश किसी दूसरी वस्तु को सबसे कम श्रम लागत पर तैयार कर सकता है, तो उसे उस दूसरी वस्तु में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों देश व्यापार में संलग्न हो जाएंगे और पहला देश अपनी वस्तु जिसमें वो कम श्रम लागत पर तैयार करने में समर्थ हुआ है उसका निर्यात करेगा और दूसरा देश दूसरी वस्तु का निर्यात करेगा। इस प्रकार से जब देश निरपेक्ष लागत के आधार पर विशिष्टीकरण करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन्हें उसी प्रकार लाभ प्राप्त होता है जैसे एक दर्जी अपने जूते आप नहीं बनाता और जूता बनाने वाला अपना सूट अपने आप नहीं सिलता। दर्जी जूता बनाने वाले से जूता बनवाता है और जो जूता बनाने वाला है वो अपने पहनने के कपड़े एक दर्जी से सिलवाता है। यदि यह दोनों काम वह दोनों करने की कोशिश करेंगे तो एक काम में तो वे सफल हो जाएंगे क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट हैं, लेकिन दूसरे काम में वो कहीं न कहीं पीछे रह जाएंगे अथवा ज़्यादा समय या धन की लागत उन्हें वहन करनी पड़ेगी। अतः स्मिथ ने एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देकर यह बता दिया कि निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत क्यों और किस प्रकार दो देशों के मध्य व्यापार स्थापित ही नहीं करता वरन उसे सफलतापूर्वक संचालित भी करता है। तो इस प्रकार से स्मिथ जो है वो हस्तक्षेप किए जाने या व्यापार को प्रतिबंधित या विनियमित किए जाने के विरोध में अपने पक्ष रखते हैं और उनका ये मानना था कि बाजार की शक्तियों जो कि मांग और पूर्ति दो शक्तियां होती है उन्हीं के अनुसार स्वाभाविक रूप से नेचुरली व्यापार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि विभिन्न सरकारों को अनुदान राशि या सहायता राशि इत्यादि देकर उद्योगों को फलने फूलने का मौका देकर उनकी ऊंची लागतों के द्वारा नुकसान उठाना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था के द्वारा लाभ कमाने का प्रयास करना चाहिए और उसी नीति के द्वारा व्यापार भी स्थापित करना चाहिए। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टाइपिंग एरर है, उसको यदि छोड़ दें तो स्मिथ के अनुसार दो देशों की दुनिया में यदि देश ए देश बी की तुलना में एक अच्छा सस्ता उत्पादन कर सकता है यानी किसी वस्तु का, तो देश ए को फायदा होगा और वह उसी के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करेगा। और यदि दूसरा देश किसी दूसरे प्रोडक्ट के उत्पादन में बेहतर है तो वह उसमें विशेषज्ञता हासिल करेगा और इस प्रकार दोनों देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करते हुए दक्षता हासिल करेंगे और उनकी जो श्रम शक्ति है इससे अपने अपने क्षेत्र में अधिक कुशल होती जाएगी और यदि कोई श्रम शक्ति किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में अधिक कुशल होगी तो वह कम लागत पर उसको निर्माण करने में सफल हो जाएगी, जिससे उसकी लागतें कम होगी और इस तरीके से दोनों देश जो हैं वो अपनी अपनी वस्तुओं का आयात निर्यात करके आपस में व्यापार से लाभ कमा सकते हैं। तो स्मिथ ने ही सबसे पहले यह तर्क दिया कि बढ़ती दक्षता के साथ दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा और इसी प्रकार के व्यापार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से उनके सिद्धांत में यह स्पष्ट हो गया कि किसी राष्ट्र के धन का अनुमान जो है वो उसके सोने चांदी या हीरे जवाहरात के ढेरों से नहीं लगाना चाहिए बल्कि उसके लोगों के जीवन स्तर से लगाया जाना चाहिए। यदि वहाँ के लोग सुखी है समृद्ध है निरंतर उनका जीवन स्तर उच्च को प्राप्त कर रहा है तो कहा जाना चाहिए कि वह देश समृद्ध हो रहा है, अन्यथा वह समृद्ध नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से स्मिथ का यह सिद्धांत यहीं खत्म होता है। इसे हम बहुत विस्तार से आगे भी पढ़ सकते हैं। जब आपके पास बुक अरेंज हो जाएगी तब आप देखेंगे कि इसमें कुछ मान्यताएं भी हैं, एक उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है
जिसमें एक टेबल आ जाएगी, एक रेखा चित्र भी आ जाएगा। तो आगे मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं ट्रेड थ्योरीज का, वहाँ इतना विवरण काफ़ी है। नेक्स्ट जो है हम बढ़ते हैं तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, जैसा कि स्लाइड में आपके सामने लिखा हुआ है। हिंदी में हम इसे तुलनात्मक सॉरी इंग्लिश में हम इसे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहते हैं, जो कि एक परंपरागत अर्थशास्त्री, ब्रिटिश अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने 1817 में प्रस्तुत किया, और यह स्मिथ के व्यापार सिद्धांत पर ही एक सुधार के रूप में देखा जाता है, न कि उनके विकल्प के तौर पे देखा जाता है। दोनों ही समकालीन थे, एक ही विचारधारा का पोषण करते थे और समर्थक थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के राइवलरी नहीं है, वरन रिकार्डो का सिद्धांत जो है वो जटिलता या जटिल होती जा रही व्यापार दुनिया के साथ ज़्यादा सामंजस्य बिठाता है, जिसमें रिकार्डो ने यह उत्तर देने का प्रयास किया कि यदि माना दो देशों में से एक देश दो ही वस्तुएं उत्पादित कर, मतलब दोनों देश दोनों वस्तुएं उत्पादित कर पा रहे हैं, लेकिन एक देश तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में ज़्यादा दक्ष है, ज़्यादा एफिशिएंट है, और दूसरा दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में कम दक्ष है पहले की तुलना में, या कम एफिशिएंट है, तो क्या इस स्थिति में दोनों के मध्य व्यापार स्थापित होगा? इस बात का उत्तर जो है वो एडम स्मिथ का सिद्धांत नहीं देता है, क्योंकि वह एक शर्त से बंधा हुआ रहता है, मान्यता से, कि देश ए जो है वो एक्स ही बना रहा है और उसी को बनाएगा और व्यापार करेगा, और देश बी जो है वो वाई वस्तु ही बनाएगा और उसका निर्यात करेगा। तो रिकार्डो इसी एग्जाम्पल में ज़्यादा प्रायोगिकता शामिल कर देते हैं और इस बात का उत्तर देते हैं कि हाँ, ऐसी स्थिति में भी दोनों देश लाभ प्राप्त कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं, यदि दोनों में से कोई एक दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में अधिक दक्ष है और दूसरा दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में कम कुशल है या कम दक्ष है। तो इन दोनों सिद्धांतों के बीच का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। तुलनात्मक लाभ जो है वो सापेक्ष उत्पादकता अंतर पर केंद्रित है, यानी कि स्मिथ का सिद्धांत, जबकि रिकार्डो का सिद्धांत, जबकि पूर्ण लाभ जो है वो पूर्ण उत्पादकता पर आधारित है, जो कि स्मिथ का सिद्धांत है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि रिकार्डो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे शिक्षण के तरीके में यदि हम उदाहरणों द्वारा अपनी बात को समझाते हैं, तो वह बात हमें बहुत आसानी से समझ आ जाती है। तो रिकार्डो का ही दिया हुआ ये एग्जाम्पल है कि एक वॉल स्ट्रीट में एक व्यक्ति काम करती हैं, या एक मिरांडा नाम की एक वकील काम करती हैं, जो कि $500 प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लेती हैं और एक अच्छे क्लर्क के रूप में, जिसको हम प्रशासनिक सहायक कह सकते हैं, कार्य करती है। लेकिन उसकी ऑफिस में, मिरांडा की ऑफिस में, ये एक टाइपिस्ट है जो कि मिरांडा से कम दक्ष है टाइपिंग करने में, लेकिन 1 घंटे के $40 प्रति घंटे के हिसाब से वह टाइप करता है। तो यदि मिरांडा अच्छी क्लर्क भी है और अच्छी टाइपिस्ट भी है, यानी अपनी टाइपिस्ट की तुलना में अच्छी टाइपिस्ट है और अच्छी एक क्लर्क तो वो है ही, तो दोनों कार्य यदि वो स्वयं करने का प्रयास करती है, तो कहीं न कहीं उसका पहला कार्य, जिसमें वो मतलब एक सहायक के रूप में $500 कमा रही है, वहाँ नुकसान उठाएगी यदि वो टाइप करने की कोशिश करेगी। अन्यथा यदि वह जिसमें वो ज़्यादा दक्ष है वह कार्य करेगी, तो $500 प्रति घंटे के हिसाब से कमाएगी, और दूसरी तरफ टाइपिस्ट को रखने के बाद $40 प्रति घंटे का भुगतान करके वह $460 फिर भी अधिक फायदे में
रहेगी। अन्यथा यदि वह $40 प्रति घंटे के हिसाब से टाइपिंग करेगी तो प्रति घंटे वह $460 का नुकसान उठाएगी, क्योंकि उस समय वह दूसरा कार्य नहीं कर पाएगी। तो रिकार्डो कहते हैं कि बेटर है कि दोनों अपना अपना काम करें, भले ही मिरांडा दोनों कामों में ज़्यादा श्रेष्ठ है और टाइपिस्ट दोनों ही कामों में मिरांडा की तुलना में कम श्रेष्ठ है। तो मिरांडा और उसका सहायक दोनों अपने अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके एक टीम के रूप में कार्य करेंगे, तो उनकी जो एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। यही तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का मूल मंत्र है। तो इस तरीके से हम जो है इस थ्योरी के बारे में भी अब काफ़ी जान चुके हैं कि रिकार्डो ने किस तरीके से अपनी थ्योरी दी। तो नेक्स्ट जो है आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा वो है हेक्सरोलिन थ्योरी। इसको हेक्सरोलिन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, एचओ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और यह जो थ्योरी है वो एक तरीके से बहुत सी प्रायोगिकता लिए हुए है और बहुत सी ऐसी बातों का उत्तर देती है जिनका उत्तर जो है क्लासिकल मॉडल दोनों ही नहीं दे पाए। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड जो थी वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर आधारित थी और सिर्फ इस बात का उत्तर देती थी कि व्यापार क्यों होता है। जवाब था कि तुलनात्मक लागत लाभ ही वह कारण है या निरपेक्ष लागत लाभ ही वह कारण है जिसके कारण दो देश व्यापार में संलग्न रहते हैं। लेकिन ये दोनों ही थ्योरी इस बात का उत्तर नहीं देती थी कि यह लागत अंतर पाया क्यों जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो स्वीडिश अर्थशास्त्रियों, जिनका नाम क्रमशः एली हेक्सर और बर्टिल ओलिन, हालांकि समय की दृष्टि से देखें तो एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, दोनों में काफ़ी अंतर है समय को लेके। हेक्सर जो है उन्होंने 1919 में अपना सिद्धांत दिया और बर्टिल ओलिन ने 1933 में अपना सिद्धांत दिया। लेकिन विशेष बात यह है कि दोनों के थ्योरम जो हैं वो तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का खंडन ही नहीं करते, वरन इसमें अधिक वास्तविकता का समावेश कर उसे डायनामिक बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि बेसिक थ्योरी का वही है, व्यापार नीति का या सिद्धांत का वही है कि दो देश व्यापार जो है वो क्यों करते हैं। लेकिन एचओ मॉडल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एडिशन करता है या एक या दो एडिशन करते हैं, उसे ज़्यादा प्रायोगिक बनाते हैं कि यह लागत अंतर क्यों पाया जाता है। तो इस तरीके से हेक्सरोलिन का सिद्धांत जो है वो एक देश के उत्पादन के साधनों में इजाफा लेते हैं, जहां वो रिकार्डो और स्मिथ केवल श्रम पर आधारित व्यापार सिद्धांत की व्याख्या करते थे, वहीं हेक्सरोलिन जो है वो श्रम के साथ साथ कहीं कहीं भूमि को भी शामिल कर लेते हैं और पूंजी को विशेष रूप से शामिल कर लेते हैं। तो बेसिकली ये दो उत्पादन के साधनों को लेने से ज़्यादा गतिशील सिद्धांत पेश कर पाए। अन्यथा जो स्मिथ और रिकार्डो का सिद्धांत था वो इस मामले में थोड़ा संकुचित दृष्टिकोण लिए हुए नजर आता है। तो इन्होंने जो है इन लागत अंतरों को पाए जाने के कारण के रूप में दो तथ्यों की चर्चा की या दो कॉन्सेप्ट्स से हमें परिचित करवाया। पहला फैक्टर एंडाउमेंट और दूसरा फैक्टर इंटेंसिटी। आपके स्लाइड में जो है, चूँकि वो सब कुछ हिंदी में प्रस्तुत करने के चक्कर में थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट हो गई है। आप पेपर और पेन लेके बैठते ही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप हमेशा ही एक पेपर पेन लेके बैठें या कॉपी पेन लेके बैठें और जो भी एडिशन में मैं बताती हूँ एक्स्ट्रा इस स्लाइड से, वह आप इसमें अपनी नोटबुक में उतारते जाएं, ताकि जब आपको बाद में असाइनमेंट दिया जाए तो आप अपना उत्तर बहुत जल्दी आराम से तैयार कर सकते हैं। तो दो कारण हेक्सरोलिन मॉडल बताते हैं लागत अंतरों के पाए जाने के। पहला साधन उपलब्धता फैक्टर एंडाउमेंट्स और दूसरा
साधन, गहनता, फैक्टर, इंटेंसिटी। हेक्सोरोलिन मॉडल को हम जो है वो बाद में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ अभी इस टॉपिक के लिए हेक्सोरोलिन मॉडल के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है कि व्यापार सिद्धांत में इनका स्थान महत्वपूर्ण क्यों है। तो नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक फर्म आधारित व्यापार सिद्धांतों की तरफ। तो इससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्पष्ट करूँगी। आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।